हेलो चैंपियंस। लास्ट क्लास में देखिए हमने पढ़ा था कि कैसे जो है एक ग्रोइंग मिडिल क्लास वह इस बात की इच्छा रख रहा है, इस बात को एनविसेज कर रहा है कि जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को वह खत्म होना चाहिए। और उसमें से सबसे ज़्यादा कहा जाए सरदर्द वाला जो प्रिविलेज था या सबसे बड़ा बर्डन कहा जाए कि थर्ड एस्टेट के लोगों पर था कि पूरा का पूरा टैक्स का जो खर्चा था वह किनके ऊपर था, वह थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर था। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग उससे आगे चलेंगे और पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। जो भी चैंपियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है कि वह इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, आपको भी बिल्कुल होगा। बस आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। कहते हैं हम लोगों को पता है कि क्यों जो है लुइस 16 जो किंग थे उन्होंने टैक्स को बढ़ाया था। ठीक, पढ़ते हैं। Louis XVI had increased taxes in the past for various reasons. How was Louis XVI able to impose taxes? कहता है लुइस 16 ने पहले बहुत बार टैक्स बढ़ाया था। ठीक है, बहुत अलग अलग कारणों के लिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है, हाउ वॉज लुइस 16 एबल टू इम्पोज टैक्सेस? कैसे लुइस 16 यह कर पाते थे कि वह टैक्स बढ़ा सकते थे या टैक्स थोप सकते थे? कैसे होता था ये? बेसिकली क्या प्रोसेस था इसका कि लुइस 16 जो है टैक्स बढ़ा देंगे? ऐसा तो था क्या कि रातों रात उनकी इच्छा हो जाएगी कि हाँ कल से टैक्स बढ़ जाना चाहिए तो बस टैक्स बढ़ गया? क्या ऐसा था या फिर कोई एक सिस्टमेटिक प्रोसेस था? इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, देखते हैं हाउ वॉज लुइस 16 एबल टू इम्पोज टैक्सेस। In France of the old regime, the monarch alone could not impose taxes. It was basically a process. ये क्या था? एक प्रोसेस था। क्या प्रोसेस था? टैक्स को इम्पोज करना। टैक्स को इम्पोज करने के लिए एक प्रोसेस से, एक प्रक्रिया से क्या था, गुजरना पड़ता था। ठीक, दैट ही हैड टू कैरी आउट विच बिगैन फ्रॉम कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल। कौन उस प्रोसेस को कैरी आउट करते थे? कैरी आउट कौन करते थे? लुइस 16 करते थे। ठीक है, और वो शुरू कैसे होता था? सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता था? एक मीटिंग बुलाना पड़ता था, एक सभा बुलानी पड़ती थी। किसके? स्टेट्स जनरल की। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल की मीटिंग उनको बुलानी पड़ती थी, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। कहते हैं ये जो स्टेट्स जनरल की मीटिंग होती थी वह क्या करते थे? वह पास करते थे उन प्रपोजल्स को जिसके बाद नए टैक्स को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल होता था। ठीक, अब पढ़ते हैं कि भाई ये नया टर्म है स्टेट्स जनरल। ये स्टेट्स जनरल था क्या भाई? स्टेट्स जनरल, a political body to which the three states sent their representatives। कहता है स्टेट्स जनरल क्या था? एक पॉलिटिकल बॉडी था। ठीक, जिसमें जो तीनों स्टेट के थे लोग, मतलब नोबिलिटी, क्लेर्जी और थर्ड एस्टेट, तीनों के तीनों लोग क्या करते थे? अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? हिंदी में रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग कहते हैं प्रतिनिधि। तो अपना वो क्या करते थे? प्रतिनिधि भेजते थे। ठीक, कि आप मान लिया जाए कि 100 लोग हैं तो 100 लोगों के लिए कोई एक आदमी अगर उन 100 लोगों को रिप्रेजेंट करता है कहीं पर, 100 लोगों की बातों को एक मंच तक पहुंचाता है, एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से जितने भी फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, सेकंड एस्टेट के लोग थे, थर्ड एस्टेट के लोग थे, उनके लिए कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनको कलेक्टिवली, जिनको एक साथ क्या कहा जाता था? स्टेट्स जनरल। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, monarch alone could decide when to call a meeting of estates general. The last time it was called in 1614। कहता है कि यह तो मोनार्क के हाथ में नहीं था, यह तो किंग के हाथ में नहीं था कि रातों रात मन हो गया तो टैक्स बढ़ा दिए, नहीं। परंतु मोनार्क के हाथ में एक चीज थी। वो क्या चीज थी? मोनार्क अलोन कुड डिसाइड
व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल, कब बुलानी है मीटिंग, स्टेट्स जनरल की मीटिंग आखिर बुलानी कब है, इसका जो डिसीजन था, इसका जो पावर था, वो किसके हाथ में था, वह मोनार्क के हाथों में था। ठीक है, आगे देखते हैं। लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल इन वर्सेल्स ऑन 5 मई 1789। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है लुइस 16 जो है उन्होंने क्या किया, एक असेंबली बुलाई, एक सभा बुलाई, किसकी, स्टेट्स जनरल की। ठीक, अब स्टेट्स जनरल क्या था वो फुली आपको क्लियर होगा। स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, असेंबली बुलाई, कहाँ बुलाई, वर्सेल्स में बुलाई। कब बुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन 5 मई 1789। कब बुलाई, ऑन 5 मई 1789 को लुइस 16 ने असेंबली बुलाई, किसकी, स्टेट्स जनरल की। स्टेट्स जनरल का मतलब हो गया क्या, एक पॉलिटिकल बॉडी जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। ठीक, 300 representative each came from first and second state who sat opposite to each other, while 600 members came from the third state who had to stand at back. कहते हैं 300 representative each came from first and second state, मतलब फर्स्ट स्टेट से भी और सेकेंड स्टेट से भी, फर्स्ट से भी और सेकेंड से भी कितने कितने आए, 300 300। ठीक, कहता है वाइल, और वो कहाँ बैठे, जो अपोजिट बैठे, मतलब आमने सामने बैठे। अगर आपने कभी पार्लियामेंट देखा होगा तो आपने यह देखा होगा कि उसमें जो है पक्ष और विपक्ष, मतलब जो सरकार में जो पार्टी रहती है, जो सरकार में या कोलिशन गवर्नमेंट जो सरकार में रहती है, जितनी पार्टियां जो है वह कोलिशन में, कोलिशन का मतलब होता है एक गठबंधन में रहती है। ठीक है, तो जब गठबंधन की सरकार चलती है तो जो पक्ष वाले लोग रहते हैं और जो विपक्ष वाले लोग रहते हैं, ठीक, वो आमने सामने बैठते हैं। अभी का अगर करंट एग्जांपल लिया जाए तो 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें फिर से जो है वह बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है वह सेंटर में है, और अपोजिशन की अगर मेन पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आमने सामने वह बैठते हैं। आपको अगर कभी वैसा व्यू मिले ऊपर से तो आपको यह समझ में आएगा कि वह क्या करते हैं, वो आमने सामने बैठते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो आमने सामने बैठे थे। कितने कितने लोग थे, 300 ईच, 300 लोग थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट से जो आमने सामने बैठे थे। ठीक है, मैंने बहुत बार कहा है कि सोशल साइंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने विजुअलाइजेशन कैपेसिटी को बहुत इनहैंस्ड मोड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब सोशल साइंस बोरिंग लगने का एक बहुत मेन कारण जो हमको समझ में आया है कि लोग जो है इसको याद करने का कोशिश करते नहीं, विजुअलाइज करते हुए चीज़ों को कहानियों की तरह अगर आप सोचेंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में भी आएंगी और लॉन्ग टर्म तक आप उसे रिटेन भी कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करते हुए चलना है। जैसे जैसे हम लोग क्लास में बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपको विजुअलाइज करते हुए चलना है, सोचते हुए चलना है उन चीज़ों को, तो चीज़ें जो है ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, तो 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से। ठीक, अब थर्ड स्टेट के कितने थे, थर्ड स्टेट के 600 लोग थे। अब इन लोगों को क्या करना पड़ा था भाई, देखते हैं कि यह जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे ये क्या थे, ये अपोजिट बैठे हुए थे एक दूसरे से। ठीक, कहता है while 600 members came from the third state who had to stand at back, जो 600 लोग आए थे थर्ड स्टेट से उनको इन लोगों के पीछे खड़ा होना पड़ा था। ठीक है, उनको बैठने का भी जगह नहीं मिला था। prosperous and educated members represented third state, artisans, peasants and women were not permitted to enter the assembly. However, their representatives brought their demands listed in some 40,000 letters with them. कहते हैं कि जो प्रॉस्पेरस लोग थे, जो संपन्न लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, किसमें से, थर्ड स्टेट के जो संपन्न लोग, शिक्षित लोग थे, वही लोग थर्ड स्टेट को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे थर्ड स्टेट के, जो उनके ही स्टेट के पढ़े लिखे और धनवान लोग थे। आर्टिसंस, पीजेंट्स और विमेन को असेंबली में अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। आर्टिसंस को भी नहीं, पीजेंट्स को भी नहीं, और महिलाओं को भी नहीं, विमेन को भी नहीं, वर नॉट परमिटेड टू एंटर द assembly. However, their representatives brought their demands listed in some 40,000 letters with them. कहता है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लेकर के आए थे क्या,
जो भी उनके डिमांड्स थे उनको कुछ 40,000 लेटर्स में लिखा हुआ था। उन 40,000 लेटर्स को वो जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो अपने साथ लेकर के असेंबली के अंदर गए थे। ठीक, अब देखते हैं कि अंदर टैक्स बढ़ाने का क्या प्रोसेस था आगे। कहता है ईच एस्टेट हैड वन वोट। कहता है हर एस्टेट का क्या था, जैसे फर्स्ट एस्टेट के लोग हैं, सेकेंड एस्टेट के लोग हैं, थर्ड एस्टेट के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हर एस्टेट का एक एक वोट था। मतलब जो 300 लोग हैं उनका एक वोट, दूसरे 300 लोग उनका एक वोट, अब जो तीसरे 600 लोग थे उनका भी एक ही वोट था। ठीक, कहते ईच स्टेट हैड वन वोट। दिस वाज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच वोटिंग यूज्ड टू टेक प्लेस इन द पास्ट। कहते हैं पास्ट में वोटिंग इसी प्रकार से हुआ करती थी। ठीक, लुइस 16 वांटेड टू फॉलो द सेम प्रैक्टिस, but members of the third estate protested and demanded that voting must be on the basis of that each member have one vote। कहता है कि ऐसा ही हमेशा से पास्ट में हुआ होता आया था कि ईच स्टेट का वन वोट था, मतलब फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट को भी एक वोट। तो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव गए थे उनका यह डिमांड था कि इस बार जो वोटिंग हो वह इस प्रकार से हो कि हर एक मेंबर को अपना अपना वोट देने का अधिकार हो। ठीक, दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वाज एडवोकेटेड बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कहता है यह एक प्रकार का क्या था, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, एक लोकतांत्रिक आधार है, एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है जिस पर आधारित बातें जो है वो किन्होंने की है, was advocated by philosophers like रूसो। कहाँ की है, in his book the social contract। ये इंपॉर्टेंट है, रूसो ने अपने बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसी आधारित इसी प्रकार के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात भी की है कि हर मेंबर को अपना वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक, कहता है आफ्टर द किंग रिजेक्टेड सच काइंड ऑफ प्रपोजल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ असेंबली। कहता है जब किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, कौन से प्रपोजल को, वही कि हर एक मेंबर का एक एक वोट होना चाहिए। यह प्रपोजल किन्होंने दिया था, यह थर्ड स्टेट के लोगों ने इस प्रपोजल को दिया था। ठीक, तो जब किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मानिए कि पैर से मार के एकदम गिरा दिया, दूर फेंक दिया, विजुअलाइज कीजिए कि प्रपोजल आया, किंग ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो असेंबली से बाहर निकल गए। ठीक, ऑन 20 जून representatives of the third estate assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। कहता है 20 जून को जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के वहाँ कहाँ असेंबल हुए, वह असेंबल हुए इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। कहाँ था वो इंडोर टेनिस कोर्ट, इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स क्या है, टाउन की बात है। ठीक, कहते हैं लेड बाय मीराब्यू एंड एबेसियस दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। कहता है कि यह जो लोग थे जो 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे, कहाँ, इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स, वह लोग किनके द्वारा लीड किए जा रहे थे, वह लोग लीड किए जा रहे थे मीराब्यू और एबेसियस के द्वारा। मतलब यह वह जो मोमेंट था जो 20 जून को लोग इकट्ठा हुए थे, जिनको बुलाया गया था इंडोर टेनिस कोर्ट में, उसके लीडर कौन थे, लीडर थे मीराब्यू और एबेसियस। कहता है कि इन दोनों की लीडरशिप में यह जो लोग इकट्ठा हुए थे, थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने घोषणा कर दी कि वह क्या है, उन्होंने खुद को घोषणा कर दी कि वह क्या है, एक नेशनल असेंबली है। ठीक, और उन्होंने कसम खाई, स्वोर नॉट टू डिस्पर्स, उन्होंने कसम खाई कि हम लोग तब तक अलग नहीं होंगे जब तक हम लोग क्या नहीं कर लेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार नहीं कर लेंगे। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक हम लोग नहीं बना लेंगे फ्रांस के लिए, तब तक हम लोग अलग नहीं होंगे, तब तक हम लोग बिछड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा डिसाइड किसने किया, थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने किया। ठीक, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता उससे क्या होता,
दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। ये जो मोनार्क है, ठीक है, इसके पावर्स को लिमिट करने के लिए, इसके पावर्स को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे वह एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खुद को क्या घोषित किया था, खुद को क्या डिक्लेयर किया था, उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था एज नेशनल असेंबली। ठीक, कहता है सीवियर विंटर हैड लेड टू अ बैड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ द प्राइस ऑफ द ब्रेड। ऑफन देयर वाज अ सिचुएशन दैट women had to stand at in the long queues at the bakery as bakers exploited the situation and hoarded supplies. Due to all this, the crowd was very agitated, and hearing that the king had ordered troops to move into Paris, on 14 July, crowd stormed and destroyed the Bastille. कहता था एक बहुत ही बुरा विंटर हुआ था, मतलब समझिए कि बहुत ठंड पड़ी थी। बहुत ठंड पड़ने के कारण क्या हो गया, हैड लेड टू अ बैड हार्वेस्ट, मतलब उस सीजन का जो उपज था, उपज बेसिकली समझिए जो प्रोड्यूस था, जो बोया गया परंतु जो काटा गया वह कम हुआ। परंतु मतलब समझिए कि एक फार्मर जो है वह खेतों में सीड सो करता है, उसके बाद उसको नर्चर करता है, सारी चीज़ें करता है, पेस्टिसाइड सब कुछ करके वह जो भी काम करता है वह प्रोड्यूस के लिए करता है, तो उसका प्रोड्यूस जो है वह क्या हुआ, कम हुआ, मतलब हार्वेस्ट जो है बहुत ही खराब हुआ। रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ द प्राइस ऑफ ब्रेड, और इसके कारण क्या हो गया, चूंकि बहुत ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हो गया तो प्राइस जो है वह ब्रेड का बढ़ गया, जो राइज हो गया, मतलब जो मान लिया जाए कि एक 2 रुपये में ब्रेड मिलता था, अब वो 7 रुपये में मिलने लग गया, तो क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल था वही बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ था। तो जब कम क्वांटिटी में हमारे पास रॉ मटेरियल होगा तो जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो तो कॉस्टली हो जाएगा। ठीक, कहता था कि इसी का फायदा उठाते हुए क्या होता था कि जो बेकर्स थे वह एक्सप्लॉइट करने लग गए सिचुएशन को और सप्लाई को होल्ड करने लग गए, मतलब जमाखोरी करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके कारण क्या होने लगा कि जो महिलाएं थी उनको घंटों जो है लंबे लंबे लाइनों में बेकरी के बाहर खड़ा रहना पड़ता था। ठीक, कहता था इस कारण से लोग जो है बहुत ज़्यादा एकदम परेशान थे। महिलाओं ने क्या किया, खड़े रहते रहते वह बेकरी के अंदर में घुस गई। ठीक, अब उन्होंने बेकरी में तोड़ फोड़ कर दिया, पूरा मतलब तहस नहस कर दिया। ठीक, मतलब समझिए कि एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पर लोग जो उनका बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड होता है, ठीक है, जिसको स्टेपल डाइट भी कहते हैं, मुख्य भोजन, तो उसको भी वह पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक, तो इस सिचुएशन मतलब सिचुएशन जो है वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल था, बहुत ही लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक, आगे देखते हैं। Due to all this, crowd was very agitated, and hearing that the king had ordered troops to move into Paris on 14 July, crowd stormed and destroyed the Bastille. कहता है कि इन सारी चीज़ों के कारण जो क्राउड थी वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी। एजिटेटेड मतलब समझिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि क्या किया जाए, हम लोग तो फंस चुके हैं, मतलब बैड हार्वेस्ट हुआ है जिसके कारण से सारी की सारी चीज़ें जो है वह किंग के हाथों में ही हैं, उनकी जब मर्जी होती है टैक्स बढ़ा देते हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक, और उस पर भी उन लोगों को क्या सुनने को मिला, उनको सुनने को मिला कि द किंग हैड ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। उनको सुनने को मिला कि किंग ने ऑर्डर कर दिया है आर्मी को, ट्रुप को, कि वह क्या कर जाए, पेरिस के सिटी में प्रवेश कर जाए और वहाँ करके गोलियाँ चला दे। या देखिए हमारे सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग का वीडियो है उसमें हम लोगों ने इस पर बात की है। ठीक, ये स्टार्टिंग जहाँ से होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वह यहीं से होता है। ठीक, तो क्या होता है, ऑन 14 जुलाई को वह स्टॉर्म कर देते हैं, जो क्राउड होता है, जो भीड़ होती है, वह पूरी तरीके से तोड़ फोड़ करने लगती है। कहाँ, बेस्टाइल में। ठीक, बेस्टाइल क्या होता है तो इस पर हमने वीडियो में चर्चा की है, प्रीवियस वीडियोस में आप उनको देख सकते हैं। ठीक, कहता है कि जो बेस्टाइल था उसमें क्राउड ने घुस करके पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी। ठीक, सीइंग द सिचुएशन गोइंग आउट ऑफ हैंड, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द
National Assembly and accepted the principle that his powers from now on be checked by a constitution. कहता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने की। लोगों ने क्या किया कि इतना लोगों को अफवाह फैल गया कि जो मैनोर हैं, जो किंग हैं, जो मतलब बड़े बड़े समझिए धनवान लोग हैं, उन्होंने क्या कर लिया है, जमींदार लोगों ने, कि बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स को हायर कर लिया। मतलब समझिए कि लुटेरों की टोली को हायर कर लिया है कि और जो है वह जो भी पका हुआ क्रॉप है, जो तैयार है हार्वेस्ट होने के लिए, ठीक है, कटने के लिए जो अनाज तैयार है, उसको उन्होंने खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए लुटेरों की टोली को हायर कर लिया है। तो मतलब बहुत ही सिचुएशन खराब था। इसके कारण लोगों ने क्या किया कि एक तरह से समझिए कि कुदाली और पिच फोर्क, आप फोर्क से चाउमीन खाते होंगे, मैगी खाते होंगे, ठीक, तो पिच फोर्क मतलब समझिए कि पिच से पत्तों को उठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, या मिट्टी को बाहर निकालने के लिए जो है वह फोर्क का, पिच फोर्क का इस्तेमाल होता है। वैसे वैसे अस्त्र शस्त्र औजारों को लेकर के लोग क्या हो गए, लोग घुस गए कहाँ, चेत्युक्स में। चेत्युक्स क्या था, कैसल था, मतलब स्टेटली रेजिडेंस, मतलब समझिए कि एक प्रकार से जहाँ राजा महाराजा या बड़े बड़े लोग रहा करते थे। ऐसे जगह पर घुस करके लोगों ने क्या कर दिया, लूटपाट शुरू कर दिया। किस चीज़ का, अनाज का। और जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी लोगों का दूसरों के पास ड्यूज था, जैसे मान लिया जाए कि आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, इंडियन मूवीज़ में, कि बड़े बड़े धनवान लोग जो हैं क्या करते हैं, वह खेत रख लेते हैं किसी गरीब किसान का, और उसके बदले में उसको पैसा देते हैं, या फिर उनसे, उनको अगर पैसा देते हैं तो उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लिखवा लेते हैं, कोई रिकॉर्ड रख लेते हैं, ठीक। तो ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसे जितने भी पेपर्स थे, सारे को उन लोगों ने सोचा कि क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए। तो उन्होंने जितने भी रिकॉर्ड्स थे मैनोरियल ड्यूज के, सबको जला दिए। इसको देखते हुए जो है बहुत सारे जो नोबल्स थे वह भी अपने घर से भाग निकले। कहाँ चले गए, दूसरे दूसरे देशों में वह चले गए। जब ऐसा बुरा सिचुएशन हो गया तो देखा लुइस 16 ने कि अब हो सकता है कि जो मोमेंट है, जो सिचुएशन है, वह संभाले ना संभल पाए। तो लुइस 16 ने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया उसने, कि उसने क्या कर दिया, फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। उसने क्या कर दिया, उसने यह मान लिया, उसने साइन कर दिया बेसिकली समझिए कॉन्स्टिट्यूशन पर, जिसको किसने बनाया था, थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने बनाया था। उसको उसने क्या कर दिया, रिकॉग्निशन दे दिया, मतलब उसने उसको मान लिया, ठीक। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि अब जो भी डिसीजन लुइस 16 लेंगे, जो भी डिसीजन वह लेंगे, वह सारे के सारे डिसीजन जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो करके गुजरेंगे। जो भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई रहेंगी उस पर देखा जाएगा कि उनका जो डिसीजन है वह खड़ा उतरता है या नहीं उतरता है। वह जो बातें उन्होंने जनता को कही, क्या वो सही है या नहीं सही है, या जनता के लिए की वह सही है या नहीं सही है। इस प्रकार से जो है सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ही जो है कोई भी डिसीजन जो है वह समझिए कि पब्लिक डोमेन में आएगा, ठीक। कहता है ऑन 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड अ डिक्री abolishing the feudal system of obligations and taxes, resulting in that the members of the clergy too had to give up their privileges. Tithes were abolished and the lands under the ownership of the church were confiscated. क्या क्या चीज़ें हुई देखते हैं। कहता है ऑन 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने क्या किया, असेंबली पास्ड अ डिक्री। डिक्री क्या होता है, बेसिकली समझिए कि एन ऑफिशियल ऑर्डर, आप लिख सकते हैं इसको डिक्री को, एन ऑफिशियल order that has a force of law, ठीक है। एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज अ फोर्स ऑफ लॉ, मतलब बेसिकली समझिए कि एक ऐसा ऑर्डर है
जिसको लॉ के द्वारा बनाया गया है, या लॉ के द्वारा इसको परमिट किया गया है। ठीक, तो असेंबली ने क्या किया, असेंबली ने एक डिक्री पास किया। ठीक है, असेंबली ने एक डिक्री पास किया, उससे क्या हो गया, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। मतलब जो भी ऑब्लिगेशंस, जो भी फायदे जो है वह फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को मिल रहे थे, जैसे क्या था कि फ्यूडल प्रिविलेजेस था फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को, कि थर्ड एस्टेट के लोगों को जो है उनके घरों में काम करना पड़ता था, उनके खेतों में काम करना पड़ता था, अगर कहीं सड़कें बनाई जा रही है तो उसमें भी काम करना पड़ता था थर्ड एस्टेट के लोगों को। तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कैसे, जब 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने क्या किया, एक डिक्री पास किया। ठीक है, और जो टैक्सेस देने पड़ते थे थर्ड एस्टेट के लोगों को, उसको भी इस डिक्री ने खत्म कर दिया। उसके बाद क्या क्या चीजें हुई देखते हैं। रिजल्टिंग इन दैट द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू हैड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी वाले लोग थे, जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, उनको भी अपने बहुत सारे प्रिविलेजेस को छोड़ना पड़ गया। टिथेस वेर अबॉलिश्ड एंड द लैंड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ द चर्च वेर कॉन्फिस्केटेड। टिथेस क्या होता था, टिथेस एक प्रकार का टैक्स था। ठीक, और जो लैंड, ये टिथेस के बारे में, ये इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोगों ने पीछे के वीडियो में बातें की है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये टैक्स क्या था, टिथे, ये चर्च जो है अपनी तरफ से एक टैक्स लगाते थे, उसी को कहा जाता है टिथेस। ठीक, तो कहता है टिथेस को भी खत्म कर दिया गया, और जो चर्च के अंदर में, चर्च के ओनरशिप में जो लैंड था उसको क्या कर लिया गया, कॉन्फिस्केट कर लिया गया, मतलब गवर्नमेंट ने उसको सीज कर लिया। इन सारी चीज़ों के कारण क्या हुआ, ऑल दिस रिजल्टिंग दैट द गवर्नमेंट अक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स। मतलब 2 बिलियन के आसपास जो है, 2 बिलियन लिवर्स के आसपास जो है, इतना अमाउंट के, इतना जो गवर्नमेंट ने है क्या किया, संपत्ति जो है उसको सीज किया, जिससे गवर्नमेंट का जो पूंजी है या गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है वह 2 बिलियन लिवर्स के आसपास बढ़ गया। ठीक, तो यह बेसिकली क्या था, यह आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन था। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, आपको समझ में होपफुली आ गया होगा, इसलिए मैंने आज शुरुआत में नहीं बताया था। आउटब्रेक का मतलब एक तरफ से शुरू हो जाना, समझिए एक तरफ से लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो गुस्सा जो लोगों के अंदर में होता है, जो एंगर होता है, वो जो एंगर फूट जाता है, वो जो गुस्सा फूट जाता है, उसी को कहा जाता है आउटब्रेक। तो मतलब कैसे जो है वो शुरुआत हुई, या जो क्रांति थी वो कैसे फूटी, मतलब क्रांति की शुरुआत जो है वह कैसे हुई। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।